जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के एडिटर प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में जो हमने हेल्थ एजुकेशन की जो मैं क्लास ले रहा हूं, है ना, हेल्थ एजुकेशन की क्लास में देखा जाए तो मैंने आपको 30 क्वेश्चन जो है कराए थे। पूरा कॉन्सेप्ट जब कंप्लीट हो गया था, कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद मैं 30 प्रश्न कराए थे और बोला था कि और इसमें प्रश्न हैं लगभग जो है कि टोटल देखें तो 105 के आसपास प्रश्न है, जिसमें से 30 करा दिए थे और बाकी और जो है कि बाकी है। ठीक है, इसका मतलब कि 75 के आसपास अभी बाकी है। तो बाकी के क्वेश्चंस को आज फटाफट कर लेते हैं। और अब यहाँ से जो है ना, वो पहले वाले क्वेश्चन थोड़े से हार्ड थे, है ना, बट यहाँ से आसान प्रश्न है। आसान का मतलब ये हो गया कि जो हमने कंटेंट में ऑलरेडी देख रखा है, अच्छे से समझ रखा है, वही सारी चीजें यहाँ पे भी आपको मिलेंगी। तो बिना देर किए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। प्रश्न संख्या 31, कल से आगे। सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के हिसाब से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगभग कितने बेड उपलब्ध होते हैं? अब सबसे पहले उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य संरचना देखते हैं ना। उत्तर प्रदेश की, अगर आप यूपी की स्वास्थ्य संरचना देखते हैं तो इसमें 4 लेवल हैं। इसमें कितने लेवल हैं? 4 लेवल हैं। सबसे जो निचला है वो है आपका उप स्वास्थ्य केंद्र। उप स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें जो है कि एनएम कार्य करती है ना। उसके बाद देखते हैं तो उसके बाद आपका पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। उसके बाद तीसरा आता है सीएचसी, है ना, जिसको बोलते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। और चौथा होता है आपका जिला अस्पताल, जिला अस्पताल, जिला अस्पताल होता है। ये 4 लेवल पे यूपी की जो संरचना बांटी गई है। तो अब इसके अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो 30 कितने बेड उपलब्ध हैं ये पूछा जा रहा है। तो यहां पे बात होती है, ये बात की जा रही है किसकी? सीएचसी की बात कर रहा है। सीएचसी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहा है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 30 बेड, कम से कम 30 बेड जो है कि वहां पे होते हैं, 30 बेड होते हैं। ठीक है, अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को डेवलप क्यों किया गया है, हालांकि इसके बारे में आगे डिटेल से देखेंगे। आगे मतलब ये तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं ना, ये कुछ प्रश्न ऐसे यहाँ पे पड़ गए हैं जो आगे का कंटेंट का क्लास कराऊंगा तो वहां पे मैं आपको उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य संरचना के बारे में डिटेल में बताऊंगा, समझाऊंगा हर एक चीजें। तो वहां पे उस चीज को बहुत डिटेल में देखा जाएगा, लेकिन अभी थोड़े बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। जो आपका सीएचसी है, सीएचसी का उद्देश्य है सुलभ और सरल, यानी कि सस्ता, सुलभ और सस्ता स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। क्या है? सुलभ व सस्ता हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, है ना। ये जो है कि अगर देखिए, अगर सुलभ और सस्ते की बात की जा रही है, इसका मतलब ये किसके लिए होगा? ये गरीब जो है कि वर्ग के लिए, जो लोअर क्लास है ना, लोअर क्लास गरीबों के लिए होगा, है ना, और कमजोर वर्गों के लिए होगा, कमजोर वर्गों के लिए ये जो है कि रखा गया है। ठीक है, इसमें एक तरीके से कह सकते हैं कि गंभीर मरीजों का इलाज किया जाता है, गंभीर मरीजों का इलाज किया जाता है, मरीजों का इलाज किया जाता है। जो है कि गंभीर बीमारियों का इलाज, और थोड़ी सी यहाँ पे फैसिलिटी अच्छी होती है, थोड़ी सी क्या होती है? फैसिलिटी अच्छी होती है। यहाँ पे पहला ऐसा सेंटर है जहां पे एक डॉक्टर बैठता है,
देखिए ये अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है कि स्वास्थ्य संरचना में कौन सा ऐसा सेंटर है जिसमें पहली बार जो है कि डॉक्टर बैठता है, यानी कि लोएस्ट लेवल पे। तो आपका नहीं सॉरी यहाँ पे पहली लेवल पे नहीं, यहाँ पे तो स्पेशलिस्ट आ जाते हैं, यहाँ पे विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं, सॉरी विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं, है ना। पहली बार डॉक्टर आपका बैठता है क्या बोलते हैं उसको, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पे पहली बार डॉक्टर बैठता है। यहाँ पे सीएचसी पे पूरा जो है कि विशेषज्ञ होता है, ठीक है। ये बातें हो गई। यहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे आपका जो है कि प्रसव पूर्व जो है कि प्रसव के बाद, प्रसव से पहले महिलाओं और बच्चों का देख रेख करना। यहाँ पे जो है कि ओटी होता है, ऑपरेशन थिएटर जो है कि होता है, ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे बहुत सारे लैब होती हैं, जांच के लिए जो है कि बहुत सारी लैब होती हैं। ये सारी फैसिलिटी जो है कि इस लेवल पर होता है, और इसी वजह से यहाँ पे मिनिमम कम से कम 30 बेड होना जो है कि अनिवार्य होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इससे आगे सीएचसी के संदर्भ में सत्य कथन को पहचानिए। अब सीएचसी के बारे में सत्य कथन को पहचाना, बहुत सारी चीजें तो मैं वहीं पे आपको बता दिया। यह सीएचसी केंद्र उन लोगों के लिए विकसित किए जाते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर और पैसे न होने के कारण अपना इलाज नहीं करा पाते। हाँ, तो ये तो मैंने बताया कि जो है कि कमजोर वर्गों के लिए, है ना, गरीब वर्गों के लिए बनाया जाता है। मैं पहले ही आपको बता दिया। सीएचसी केंद्र पे कई डॉक्टर और नर्स, हाँ कई डॉक्टर और नर्सेज होते हैं, और डॉक्टर जो है कि विशेषज्ञ होते हैं, है ना। जैसे स्त्री रोग विशेषज्ञ हो गया, बाल रोग विशेषज्ञ हो गया, ठीक है, हृदय रोग विशेषज्ञ हो गया, आंख का जो है कि विशेषज्ञ हो गया, कान का विशेषज्ञ हो गया। तो ऐसे विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ पे बैठते हैं, ठीक है। यह केंद्र उन लोगों के लिए बनवाए जाते हैं जिनका कोई बीमा उपलब्ध नहीं होता है। हाँ, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, उपरोक्त तो सही है, सारे के सारे यानी उपरोक्त सभी जो है कि डी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। आगे चलते हैं। WHO के अनुसार स्वास्थ्य क्या है? केवल रोग का अभाव नहीं, केवल रोग का अभाव नहीं। अब देखिए, जब मैं आपको कंटेंट की क्लास पढ़ाया था तो वहां पे बहुत सारी WHO से रिलेटेड जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की डिफिनीशंस वगैरह है, जो उनका कॉन्सेप्ट है, उसको वहां पे मैंने डिटेल से हर एक चीज आपको बताया था, ठीक है। तो ये नहीं है केवल शरीर स्वास्थ्य, ये भी नहीं है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण कुशल अवस्था का होना क्या होता है, स्वास्थ्य कहलाता है, ठीक है। ये यहाँ पे बात हो गई, केवल मानसिक संतुलन यहाँ पे नहीं है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। स्वास्थ्य की परिभाषा में निम्न में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? ठीक है, तो देखिए शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है, आर्थिक शामिल नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। स्वास्थ्य केवल रोग का अभाव नहीं है, यह कथन किससे संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित है। WHO की परिभाषा है, योग दर्शन की है, यूनिसेफ की है। तो अभी हमने इसको जो है कि देखा है, ये किससे संबंधित है, WHO से संबंधित है। अभी इस परिभाषा को हमने देखा था। निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है? आनुवांशिकता बिल्कुल प्रभावित करता है स्वास्थ्य को, पर्यावरण बिल्कुल प्रभावित करता है स्वास्थ्य को, जीवन शैली बिल्कुल, यानी उपरोक्त सभी ये कारक ऐसे हैं जो ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं। ये चीजें हमें देखने को यहाँ पे मिलती है, ठीक है। आगे 37, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत कारक कौन सा है? तो जीवन शैली। देखिए, ये आपने देखिए ना, जीवन शैली अगर आपका स्वस्थ है, दिनचर्या स्वस्थ है ना, अगर आप सुबह उठ के बिल्कुल फ्रेश होके, साफ सफाई करके, बिल्कुल पूजा पाठ करके, आराम से जो है कि बढ़िया से टाइम टू टाइम नाश्ता खाना पीना करते हैं, तो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। आप किसी भी नशा से दूर रहते हैं, व्यसन से दूर रहते हैं, आप क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। वही गुटखे खाने वाले हैं, खैनी खाने वाले हैं, उनको क्या हो जाता है, माउथ कैंसर हो जाता है। तो ये गुटखा,
पान मसाला, खैनी, दारू, अब ये जब आपके लाइफ स्टाइल का पार्ट बन जाता है तो लाइफ स्टाइल का पार्ट बन जाने के कारण बहुत सारी जो है कृत्रिम बीमारियां आपके शरीर में लग जाती हैं। तो लाइफ स्टाइल सबसे जो है कि महत्वपूर्ण पर्सनल व्यक्तिगत कारक है जो आपके स्वास्थ्य को डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। चलिए आगे चलते हैं। 38, धूम्रपान और शराब किस प्रकार का कारक है? अनुवांशिक है, पर्यावरणीय, जीवन शैली? तो ये जीवन शैली से रिलेटेड है। किससे संबंधित है? जीवन शैली। पर्यावरणीय नहीं है। पर्यावरणीय क्या हो जाएगा? पर्यावरणीय हो जाएगा कि दूषित जो है कि आपको पानी मिल रहा है, पानी स्वच्छ नहीं मिल रहा है, दूषित है ना, आपको स्वच्छ हवा में सांस लेने को नहीं मिल रहा है, तो ये पर्यावरणीय कारण हो जाएगा। ठीक है। या आसपास जो है कि बहुत सारे डेड जो है कि एनिमल्स हैं जिससे बहुत ज्यादा आपको जो है कि गंध आ रही है, तो ये आपका एक तरीके से क्या हो जाएगा? पर्यावरणीय कारण में आ जाएगा, कारक में आ जाएगा। जीवन शैली में धूम्रपान, शराब, व्यसन, तंबाकू, खैनी, पान मसाला, ये सब खाना, ये क्या है? आपका व्यक्तिगत जीवन शैली का कारक में यहाँ पे काउंट किया जाता है। ठीक है। 39, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता किस कारक में आती है? स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता किस कारक में आती है? सामाजिक कारक में आती है, व्यक्तिगत में आती है, पर्यावरणीय में आती है, जो है कि आर्थिक कारक में आती है। तो ये आपका किस कारक में आती है? सामाजिक कारक में आती है। किस में आएगी? सामाजिक कारक में। व्यक्तिगत पर्यावरणीय में नहीं आएगी, सामाजिक कारक में आएगी। ठीक है। 40 नंबर, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य लोगों में किस प्रकार का परिवर्तन लाना है? ज्ञान का परिवर्तन, व्यवहार का परिवर्तन, दृष्टिकोण का परिवर्तन, उपरोक्त सभी तरह के परिवर्तन लाना जो है कि उद्देश्य होता है इसके अकॉर्डिंग। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 41, स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य के बारे में बात करें। रोग होने के बाद इलाज, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, केवल डॉक्टर बनना, टीका लगाना? नहीं, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। क्या करना? स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। स्वास्थ्य शिक्षा का जो एम है, जो टारगेट है, वह सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाना, यह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 42, विद्यालयी स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल खेल कराना? नहीं, छात्रों को स्वस्थ जीवन शैली जीने की जानकारी देना, केवल पढ़ाई दवाई नहीं। बी, छात्रों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए जानकारी देना, जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना। प्रेरित करना भी हो जाएगा कि छात्रों को एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, यह भी इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए। 43, विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा का संबंध किससे है? केवल खेल से, केवल पढ़ाई से, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास से। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, स्वास्थ्य शिक्षा किस आयु में अधिक प्रभावी होती है? तो बाल्यावस्था में। कहाँ गए वे? बचपन में। बचपन में सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि बच्चा जो है कि मिट्टी की तरह, कच्ची मिट्टी की तरह होता है। उस कच्ची मिट्टी, जैसे कच्ची गीली मिट्टी है ना, उसको हम जो शेप देना चाहें, जैसा शेप देना चाहें, जिस आकार में ढालना चाहें, है ना, जो भी करना चाहें, उसको आसानी से हम अपने विचारों के अनुसार स्वरूप दे सकते हैं। वैसे ही बचपन में बालक होता है, हम उसको अपने विचारों के अनुसार जो है कि उसको स्वरूप, उसके भविष्य का निर्धारण जो है कि कर सकते हैं। इसलिए अगर बचपन में ही बच्चे को एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उसको जो है कि एक स्वस्थ जीवन शैली उसके जीवन शैली का पार्ट बना दिया जाए, तो ये अधिक प्रभावी होगा। इसीलिए जो है कि बचपन में स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। 45, विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा से कौन सा कौशल विकसित होता है? गलत निर्णय, सही निर्णय लेने की क्षमता, सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। ठीक है, आगे 46, विद्यालयी स्वास्थ्य शिक्षा का दीर्घकालिक लाभ क्या है? केवल परीक्षा में अंक, जीवन भर स्वस्थ जीवन, ये दीर्घकालिक प्रभाव है, लाभ है। स्कूली जो स्वास्थ्य शिक्षा स्कूली स्तर पे दी जाती है, उसका ये दीर्घकालिक लाभ है। चलिए, स्वास्थ्य शिक्षा का पहला सिद्धांत क्या है? केवल जानकारी देना, रुचि उत्पन्न करना, दंड देना, अनुशासन करना। देखिए,
तो रुचि उत्पन्न करना। क्या करना? रुचि उत्पन्न करना। देखिए कभी भी शिक्षा की बात आएगी ना, जब भी एजुकेशन की बात आएगी, जब भी शिक्षा की बात आएगी, तो शिक्षा में प्राइमरी जो स्टेज होता है बच्चे को मोटिवेट करना है ना, उसको क्या करना? प्रोत्साहित करना है ना। तो रुचि उत्पन्न करना, चाहे स्वास्थ्य शिक्षा की बात हो या शिक्षा की बात हो, चाहे किसी भी शिक्षा की बात हो, तो रुचि उत्पन्न करना, बच्चे में इंटरेस्ट जगाना, प्रोत्साहित करना प्राइमरी स्टेज जो है कि होता है। आगे देखते हैं 48 स्वास्थ्य शिक्षा का सरलता सिद्धांत क्या है? तो सरलता सिद्धांत है कि स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित जो भी जानकारी है, जो भी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सरल सहज भाषा में एज इट इज स्थानीय लेवल पे कि लोग समझ सके उसी भाषा में उसको कह देना। देख लो ना, सरल और समझने योग्य जानकारी देना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा का अनुभव आधारित सिद्धांत क्या है? करके सीखना, अनुभव आधार, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग जो है कि एक एजुकेशन का या कह लीजिए कि टीचिंग का या लर्निंग का सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। तो हेल्थ एजुकेशन में भी देखा जाए, अगर हम हेल्थ एजुकेशन में भी देखते हैं तो अनुभव का आधारित जो सिद्धांत है लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा का व्यक्तिगत भिन्नता सिद्धांत क्या बताता है? सभी को समान मानना नहीं, व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता में दो बातें होती हैं। व्यक्तिगत भिन्नता में दो बातें होती है। पहली कि सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, सभी चाहे बालक हो चाहे व्यक्ति हो, सभी एक दूसरे से क्या है? भिन्न है। सभी एक दूसरे से भिन्न है, दूसरे से भिन्न है। ठीक है, और सभी विशेष हैं, सभी विशेष हैं। ये दोनों बातें होती है। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत के अंदर दोनों चीजें ऑलरेडी जो है कि आ जाती है कि सभी व्यक्ति व्यक्ति से क्या है? भिन्न है, और व्यक्ति विशेष है, दोनों चीजें आ जाती हैं। तो अब देख लीजिए इसमें से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सभी को समान मानना, बच्चों को अलग अलग आवश्यकताओं को समझना। हाँ, व्यक्तिगत भिन्नता मतलब कि बच्चों की अलग अलग आवश्यकताओं को समझना, है ना, ये आ जाएगी यहां पे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, समग्र क्षेत्रीय केंद्र। समग्र क्षेत्रीय केंद्र सीआरसी किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। आगे, समग्र क्षेत्रीय केंद्र सीआरसी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? खेल प्रशिक्षण नहीं, दिव्यांगों को पुनर्वास सेवा प्रदान करना। हाँ, दिव्यांगों को पुनर्वास सेवा प्रदान करना। जब मैं आपको कंटेंट की क्लास पढ़ा रहा था तो वहां पे जब मैं पुनर्वास वाला जो है कि टॉपिक बताया था, तो वहां पे इन सब जो टॉपिक को मैं बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से वहां पे मैंने आपको समझाया था। तो अगर आप जो है कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं दी जो है कि देखे हैं, तो आप बिल्कुल देखिए। जो है कि क्लास टुडे का जो क्लास टुडे है ना, क्लास टुडे का जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे जो है कि आपका जो हेल्थ एजुकेशन वाला प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको सारे एज इट इज सेम टू सेम, चाहे कंटेंट की क्लास हो, चाहे जो है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट हो, सबका सब वहां एज इट इज आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 53, सीआरसी का पूरा नाम क्या है? सीआरसी का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल रीजनल सेंटर नहीं, सेंट्रल रीजनल सेंटर नहीं है, कंपोसाइट रीजनल सेंटर, कंपोसाइट रीजनल सेंटर। आगे, सीआरसी में कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती है? चिकित्सा और पुनर्वास सेवाएं। चिकित्सा और पुनर्वास सेवाएं जो है कि प्रदान की जाती हैं। आगे देखते हैं, दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना। ये इसको भी मैंने जब पुनर्वास के बारे में बताया था तो इसको भी मैंने वहां पे डिस्कस किया था। बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे जो है कि आपके फाइनेंशियल स्कीम्स सरकार की जो 2026 के बजट में भी जो अलॉट किया गया है मनी वगैरह, वो भी जो है कि मैंने वहां पे कंटेंट की क्लास में प्रॉपर डिस्कस किया था। ये चीजें हैं। किस मंत्रालय द्वारा संचालित होता है? सेम है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, सेम है ना। चलिए आगे देखते हैं।
दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना DDRS का मुख्य उद्देश्य क्या है? दिव्यांगजनों के पुनर्वास हेतु सहायता प्रदान करना। हाँ, दिव्यांगजनों को पुनर्वास हेतु सहायता प्रदान करना, ये यहाँ पे इसका उद्देश्य है। DDRS के अंतर्गत किस प्रकार की सेवाएं दी जाती है? शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित सेवाएं दी जाती हैं। इसके लिए आपको फैसिलिटी सुविधा वहां पे सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, 57 का ए। आगे 58, दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो 2001 में। ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी कंटेंट की क्लास में बता रखा है। DDRS के अंतर्गत किस प्रकार की संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाती है? लाभ कमाने वाली कंपनियों को, पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को, निजी बैंकों को, विदेशी कंपनियों को। तो देखिए इसमें जो संस्थानों को जो है कि प्राथमिकता दी जाती है DDRS के अंतर्गत, किस प्रकार के संस्थानों को प्राथमिकता दी जाती है? तो पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को। ठीक है, इनको नहीं दिया जाता, इनको नहीं। ठीक है, चलो आगे। 60, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, यूडीआईडी क्या है? तो यूडीआईडी जो दिव्यांगजन है ना, जो अस्वस्थ है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, ठीक है, तो जिनको दिव्यांग बोलते हैं, उनके लिए स्पेशल जो है कि आईडी है, जिसके अनुसार इनका पहचान भी होता है, साथ साथ जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो फैसिलिटी है, इनको मिलती है। ठीक है, चलिए, तो क्या बात कर रहे थे हम? यूनिक डिसेबिलिटी आईडी। चलिए, ठीक है, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी परियोजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। तो ये सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया है। यूडीआईडी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूडीआईडी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकलांग व्यक्तियों को नौकरी देना, विकलांगता का इलाज करना, विकलांग व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय डाटाबेस बनाना, स्कूल बनाना। देखो, स्कूल बनाने से कोई लेना देना है नहीं, है ना। व्यक्तियों को नौकरी देना, इलाज देना, व्यक्तियों को एक राष्ट्रीय डाटा। हाँ, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी जो है कि बिल्कुल करेक्ट है। 61 का सी, विकलांग व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय डेटा बेस बनाना, या उनकी आइडेंटिटी से जो है कि डेटाबेस बनेगा, है ना। यूडीआईडी कार्ड से क्या लाभ मिलता है? पहचान और प्रमाण के रूप में उपयोग होता है, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, ऑनलाइन सत्यापन होता है, सभी होता है। अभी मैंने ये सारी चीजें बताई कि यूडीआईडी से जो है कि क्या क्या जो है कि बेनिफिट होता है, क्या क्या इसके जो है कि रोल होता है, ये मैंने आपको अभी जस्ट जो है कि 2 क्वेश्चन पहले ही बताया था। ठीक है, 63, यूडीआईडी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? यूडीआईडी परियोजना किस वर्ष शुरू की? 12 में, 14 में, 16 में। 16 में शुरू की गई थी। यूडीआईडी कार्ड का उपयोग कहाँ किया जाता है? सरकारी योजनाओं में, पेंशन में, छात्रवृत्ति में, उपरोक्त सभी, हर जगह किया जाता है। इससे मतलब नहीं है कि कहाँ किया जाएगा। अगर आप डिसेबल हैं, है ना, और आपकी आईडी बन रखी है, तो हर जगह जहां भी जो है कि सरकारी परियोजना आएगी, उसका भी आपको उसी बेस पे लाभ मिलेगा। पेंशन भी आपको उसी बेस पे, बहुत सारे विकलांग पेंशन योजना आती है, उसी बेस पे आपको मिलेगा। छात्रवृत्ति अगर आप
स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, स्कॉलरशिप डालते हैं, तो उसी बेस पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा। तो उपरोक्त सभी जो है कि बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं 56 एडीआईपी योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? तो सेम है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। यानी विकलांगों से संबंधित जितनी भी सुविधाएं, परियोजनाएं हैं, चाहे स्कीम्स हैं, वो आपकी चलाई जाती है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। एडीआईपी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोजगार प्रदान करना, विकलांग व्यक्तियों को पेंशन देना, विकलांग व्यक्तियों को सहायता उपकरण उपलब्ध कराना, मुफ्त शिक्षा देना। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता उपकरण उपलब्ध कराना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एडीआईपी योजना के अंतर्गत किस प्रकार की सहायता दी जाती है? ऋण सहायता, छात्रवृत्ति, कृत्रिम अंग सहायता उपकरण, आवास सुविधा। तो इसमें जो है कि जो दिया जाता है आपका, इसमें जो आपको दिया जाता है वो कृत्रिम अंग का में सहायता दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो इसमें क्या होता है? हाँ, ये भी होता है कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण, जिसको बोलते हैं प्रत्यारोपण। कभी कभी क्या होता है कि अगर सर्जरी की जरूरत है तो कृत्रिम अंग लगाने से पहले आपकी सर्जरी भी की जाती है। ये भी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल होती है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया है। एडीआईपी योजना के तहत आय सीमा का निर्धारण क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? केवल अमीर लोगों को लाभ देने के लिए, जरूरतमंद दिव्यांग व्यक्तियों को प्राथमिकता देने के लिए, योजना बंद करने के लिए, केवल छात्रों को लाभ देने। तो ये जरूरतमंद दिव्यांगों को, दिव्यांग व्यक्तियों को प्राथमिकता देने के लिए एज का निर्धारण किया जाता है। आगे 69 नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NHFDC की स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में, है ना, 1997 में। और इसके बारे में जब हमने जो है कॉन्सेप्ट की क्लास की है तो वहाँ पे प्रॉपर जो है कि बहुत डिटेल में वहाँ पे डिस्कशन किया है। और इसके बारे में जो बजट में रखा गया है उसको भी मैंने वहाँ पे प्रॉपर चीजें बता रखी है। तो अगर आप कंटेंट की क्लास नहीं देखे हैं तो वहाँ जाके इसे डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, 70 आगे 70 NHFDC किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? फिर सेम आ जाएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत जो है कार्य करता है। दिव्यांग व्यक्तियों को पेंशन, NHFDC का मुख्य उद्देश्य क्या है? दिव्यांग व्यक्तियों को पेंशन देना? नहीं, पेंशन से यहाँ के वही लेना देना है। दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता और ऋण प्रदान करना। हाँ, दिव्यांग व्यक्तियों को कम कीमत पे, अगर पढ़ने वाले हो
तब भी आपको बहुत नॉमिनल कीमत पे जो है कि आपको ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, लोन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तब भी जो है कि बहुत लो इंटरेस्ट पे आपको ऋण प्रोवाइड यानी कि लोन प्रोवाइड किया जाएगा इसके अनुसार। NHFDC किन क्षेत्रों के लिए ऋण उपलब्ध कराता है? स्वरोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, कौशल विकास के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो देखिए स्वरोजगार के लिए तो कराता ही कराता है ना। जहां पे बात करें तो स्वरोजगार के लिए कराता है, शिक्षा विकास के लिए भी कराता है। और अगर एजुकेशन के लिए मैंने बताया कि एजुकेशन के लिए, तो एजुकेशन जो है कि स्किल डेवलपमेंट प्रोफेशनल कोर्स भी होता है, नॉर्मल कोर्स भी होता है, इसका मतलब कि इसके लिए भी करता है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए, NHFDC किस योजना का प्रमुख उद्देश्य योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य क्या है? गरीबी हटाओ, दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण। हाँ, दिव्यांग व्यक्तियों का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण इसका उद्देश्य है। निम्न में से कौन सा पुनर्वास दल का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सा पुनर्वास दल का सदस्य नहीं है पूछा जा रहा है। फिजियोथेरेपिस्ट है। देखिए पुनर्वास दल के सदस्यों में मैंने बताया था, बहुत सारी बातें बताई थी। मेडिकल ऑफिसर उसका जो है कि हेड होता है, ये भी मैंने जो है कि आपको बताया था। इंजीनियर इसका कोई पार्ट नहीं होता है, इंजीनियर का इससे कोई लेना देना नहीं होता है दूर दूर तक। फिजियोथेरेपिस्ट का मुख्य कार्य क्या होता है? भाषा सिखाना नहीं भैया। फिजियोथेरेपिस्ट का मतलब ये हो गया कि ये जो मसल्स है ना, जो आपकी मसल्स हैं, अलग अलग मसल्स है, जो नसें हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉर्ट आउट करने के लिए यूज किया जाता है। मांसपेशियों एवं गतिशीलता में सुधार करना, ये इनका जो है कि मेन कार्य होता है। ठीक है, जैसे क्रिकेट देखते हैं ना, क्रिकेट देखते हैं, सडनली जो है कि कोई ड्राइव किया कैच लेने के लिए, बॉल पकड़ने के लिए, या कभी जो है कि बैटिंग करते टाइम जो है कि चोट लग गई या मसल खींच गई, तो तुरंत जो है कि फिजियो दौड़ के आता है, फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कराता है। ज़्यादा दिक्कत हो गई तो थोड़ा सा दर्द के लिए स्प्रे वगैरह मार के फिर से मसल्स को स्टेबल करता है ताकि फिर से खेल कंटिन्यू हो सके। तो वो मसल से रिलेटेड जो है कि चीज़ें होती है। पुनर्वास दल में सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका क्या है? सामाजिक कार्यकर्ता की दवा देने के लिए, दवा देने के लिए डॉक्टर है, नर्सेज हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। समाज में समायोजन में सहायता करना। हाँ, जो सामाजिक कार्यकर्ता है मुख्य भूमिका ये आती है कि जो व्यक्ति है जब ट्रीट होके घर आता है, ट्रीटमेंट के बाद घर आता है, तो समाज के साथ उसका सह अस्तित्व बनाना है ना, ये समायोजन बनाना, ये उसका मुख्य जो है कि भूमिका हो जाती है। 77 अविवाहित महिलाओं को परामर्श देते समय सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? तो प्राइवेसी, सबसे पहले प्राइवेसी। क्योंकि जो अविवाहित महिलाएं हैं, एक तो अगर इनको कोई प्रॉब्लम है तो सबसे शेयर नहीं करती हैं, है ना। कारण यही होता है कि इनको डर होता है कि पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा, कैसा सोचेगा, मेरे बारे में अच्छा सोचेगा, गलत सोचेगा, है ना, मेरे व्यक्तित्व को वो जज करने लगेगा। तो अपनी प्रॉब्लम्स जल्दी किसी के सामने खुल के रखती नहीं है, चाहे कितना भी भीषण प्रॉब्लम हो। अगर वो कोई महिला, अविवाहित महिला, अगर किसी जो है कि नर्स, डॉक्टर या किसी जो है कि स्टाफ के पास गई है, इसका मतलब कि उससे पहले वो अपने आप को बहुत, अपने आप से एक लड़ाई और जंग जीत कर गई है, आपके सामने बैठी है, और ये ट्रस्ट करके गई है कि आप उसकी प्राइवेसी और गोपनीयता का ख्याल रखते हुए उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में कहीं भी किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो सबसे प्राथमिक चीज होती है गोपनीयता, प्राइवेसी, गोपनीयता और प्राइवेसी। ठीक है। 78 किशोरों एवं अविवाहित महिलाओं को परामर्श में किस विषय पर जानकारी देना आवश्यक है? पोषण पे, बिल्कुल, पोषण पे तो सबको ही आवश्यक है। ठीक है। व्यक्तिगत स्वच्छता यानी खुद का रख रखाव, कैसे जो है कि अपने रूटीन को, जीवन शैली को स्वस्थ बनाना है, इसके बारे में जानकारी देना बिल्कुल सही है। प्रजनन संबंधी यानी कि सेक्स संबंधी जो भी जो है कि नॉलेज है उसको प्रॉपर देना, ताकि वो भविष्य में किसी प्रकार की रोग व्याधि से बच सके। ठीक है। तो उपरोक्त सभी होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। आगे 79 परामर्श के दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ता का व्यवहार कैसा होना चाहिए? सहानुभूति। देखिए, दो
टर्म होता है, एक तो सहानुभूति होता है, वो एक होता है तदमानुभूति, तदमानुभूति, सहानुभूति और तदमानुभूति, इथिक्स, सिंपैथी और इम्पैथी, सिंपैथी और इम्पैथी होता है। तो कम से कम सहानुभूति आपको जो है कि होना चाहिए, है ना। जब भी आपके सामने कोई आए तो आपकी सहानुभूति उसके तरफ कम से कम आपका एक दया करुणा का दृष्टिकोण होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे। अविवाहित महिलाओं को परामर्श में किस प्रकार की समस्याओं पर चर्चा की जा सकती है? अविवाहित महिलाओं को परामर्श में किस प्रकार की चर्चा की जाती है? तनाव और चिंता, ये सबसे बड़ी जो है कि दिक्कत वाली टेंशन है ना, ये सबसे बड़ा। और इसमें बहुत सारी समस्याएं जो होती है ना, बहुत सारी समस्याएं देखा जाए तो इसमें वो आर्टिफिशियल होती हैं, कृत्रिम होती हैं, जो वास्तव में समस्याएं है नहीं। देखिए यहां पे सिर्फ महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ नए जनरेशन के जो बच्चे हैं किशोरावस्था, उनमें भी बहुत सारे बच्चों में आर्टिफिशियल प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, झूठ मूठ का जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला गेम खेल रहे हैं, जो है कि ग्रुप खेल रहे हैं सोशल मीडिया पे, और जो है कि फिर झूठ मूठ का तनाव लेके बैठे हैं। खेलने खाने की मौज मस्ती, पढ़ने लिखने की एज है, उसमें जो है कि वो तनाव लेकर के बैठते हैं। पता चला कि जो है कि 20 साल के एज तक जाते जाते 20 तो उनके जो है कि ब्रेकअप हो गए, है ना। 20 के एज तक जाते जाते 20 उनके ब्रेकअप हो गए, बेवजह जो है कि टेंशन और तनाव लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है कि चर्चा की जानी चाहिए। पोषण के बारे में चर्चा की जानी चाहिए, मासिक धर्म के बारे में चर्चा की जानी चाहिए। बहुत सारी जो महिलाएं हैं जो अविवाहित को तो छोड़ दीजिए, बहुत सारी जो मैरिड भी होती हैं उनको भी मासिक धर्म के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं होती है। कौन सा पीरियड होता है, कौन सा कितने दिन का होता है, कितना दिन क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, कौन सा जो है कि एक कह लीजिए कि प्रेगनेंसी विंडो होता है, कौन सा सेफ विंडो होता है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी जो है कि किसी को भी नहीं होता है। तो इसके बारे में जो है खुल करके थोड़ी सी चर्चा उनसे करनी चाहिए, उन्हें हर एक तरह की जानकारी देनी चाहिए। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 81, तलाक के बाद महिलाओं में सबसे सामान्य मनोवैज्ञानिक समस्या क्या है? तो खुशी कैसे, तनाव की स्थिति बनेगी ना, आत्म संतोष नहीं, अवसाद और तनाव सबसे बड़ी समस्या होगी, अवसाद व तनाव। 82, तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्वास में कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है? सामाजिक समर्थन, आर्थिक आत्मनिर्भरता, मानसिक स्वास्थ्य, उपरोक्त सभी। कोई तलाकशुदा महिला है और उसका पुनर्वास करना, पुनर्वास मतलब कि वो फिर से अपनी जिंदगी को नए सिरे से स्टार्ट कर रही है, तो उसके लिए सामाजिक समर्थन भी चाहिए, उसे कोई आय का एक स्रोत भी चाहिए, यानी कि आर्थिक आत्मनिर्भरता भी चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य भी चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए, है ना। ये सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट है। 83, आशा कार्यकर्ता किस योजना के अंतर्गत कार्य करती है? आशा कार्यकर्ता किस योजना के अंतर्गत कार्य करती है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत। स्वच्छता नहीं, आयुष्मान नहीं, सर्व शिक्षा भी नहीं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्य करती है आशा कार्यकर्ता। आशा कार्यकर्ता का जो है कि पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये जो है कि यहाँ पे करेक्ट इसका फुल फॉर्म होगा। कई बार पूछा जा सकता है, हालांकि कम पूछा गया लेकिन पूछा जा सकता। आशा कार्यकर्ता का चयन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य द्वारा, ग्राम सभाओं द्वारा, जिला कलेक्टर द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो स्थानीय लेवल पर होता है, लेकिन राज्य सरकार का भी रोल यहाँ पे देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार का कोई रोल ही देखने को नहीं मिलता है ना, ग्राम सभाओं द्वारा, ठीक है। चलिए आगे। आशा कार्यकर्ता का मुख्य कार्य क्या है? अस्पताल में ऑपरेशन नहीं भैया, ये जो व्यक्ति है उसको स्वास्थ्य केंद्र पे लाना, जोड़ना, दवाइयों का निर्माण करना नहीं, समुदाय को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना, ये इसका कार्य है, जानकारी देना, प्रोत्साहित करना। 87,
आशा कार्यकर्ता को प्रोत्साहन राशि किस आधार पर दी जाती है? मासिक वेतन नहीं दिया जाता है, स्थानीय वेतन नहीं, कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि क्या दी जाती है? कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि दी जाती है, कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एनम मुख्यतः किस स्तर पर कार्य करती है? एनम किस स्तर पर कार्य करती है? तो उप स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पे। अभी मैंने जो है कि बताया है, आज के क्लास में भी पहले भी बहुत डिस्कस किया है। एनम का प्रमुख कार्य क्या है? सर्जरी करना नहीं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा देना, ये उनका मुख्य कार्य है, प्राथमिक कार्य है। फ्रंट लाइन जो है कि स्वास्थ्य सेवक सेविका होती है। ये टीकाकरण कार्यक्रम का संचालन एनम किस कार्यक्रम के अंतर्गत करती हैं? तो राष्ट्रीय क्षय नहीं, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, हाँ सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत करती हैं टीकाकरण, जिसमें 12 तरह के जो है कि टीका अवेलेबल है ना। एनम किस स्वास्थ्य टीम का हिस्सा होती है? ग्राम स्वास्थ्य टीम का, प्राथमिक स्वास्थ्य टीम का और राष्ट्रीय स्वास्थ्य, ये प्राथमिक स्तर पे होती है। नहीं सॉरी नहीं, अस्पताल नहीं होगा, राष्ट्रीय नहीं होगा, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, एक मिनट, नेशनल हेल्थ मिशन की बात की जा रही है ना। हाँ ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य टीम की भाग होती है, पार्ट होती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किस योजना के अंतर्गत कार्य करती है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हाँ नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत कार्य करती है, सही है ए। आंगनबाड़ी केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल पढ़ाई नहीं, बच्चों को खेल खिलाना नहीं, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए समग्र विकास, यह इनका उद्देश्य है। ठीक है, समग्र विकास, हर एक चीज उसमें पढ़ाना लिखाना, स्वास्थ्य की देखरेख करना, पोषण न्यूट्रिशन के बारे में जो है कि देखरेख करना, प्री स्कूलिंग देना, ये सारा काम इनका जो है कि होता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किन लाभार्थियों को सेवा देती है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किन लाभार्थियों को सेवा देती है? केवल बच्चों को नहीं, केवल बच्चों को नहीं देती है, जच्चा बच्चा दोनों को देती है। जच्चा बच्चा दोनों का मतलब ये हो गया कि माता और बच्चा, हालांकि सामान्य तौर पे जो जानकारी है, सामान्य जो आम जागरूकता है, आम जागरूकता के अनुसार जो आंगनबाड़ी केंद्र है उस पे सिर्फ 6 साल से कम उम्र के बच्चों को ही वहां पे रखा जाता है, जबकि वहां पे जच्चा बच्चा दोनों का प्रावधान है, दोनों को वहां पे सर्विस मिलती है, सुविधा मिलती है। केवल गर्भवती महिलाओं को नहीं, केवल नहीं कैंसिल हो जाएगा, बच्चों एवं गर्भवती और धात्री महिलाओं दोनों के लिए, बच्चों के लिए भी और जो प्रेग्नेंट जो है कि महिलाएं हैं उनके लिए भी, और जो डिलीवरी हो चुका है ऑलरेडी छोटा बच्चा, यानी कि धात्री का मतलब ये हो गया दूध पिलाने वाली माताएं, उनकी भी देखरेख का काम जो है कि इन्हीं का होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 95 है ना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किस स्तर पे कार्य करती है? जिला स्तर पे नहीं, राज्य स्तर पे नहीं, ग्राम या वार्ड स्तर पे, ग्राम या वार्ड स्तर पे ये कार्य करती है। किसके अंतर्गत? नेशनल स्वास्थ्य यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्य करती है। आगे 96, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किसके साथ समन्वय करके कार्य करती हैं? तो देखिए मैंने आपको बताया था कि आशा और एनम के साथ, है ना। जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवा है ना, स्वास्थ्य सेवा है, उसमें उसके 3 पिलर है, मैंने आपको बताया था 3 पिलर है। एक तो आपका जो है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, दूसरा आपका एनम है और तीसरा आपका जो है कि आशा है। ये तीनों लोग मिल करके जो है कि स्वास्थ्य सेवाओं की जो संरचना है उसको संभाले हुए हैं। आगे 97, अनमोल ऐप का उपयोग मुख्य रूप से कौन करता है? अनमोल, देखिए अब जब मैं आपका कॉन्सेप्ट का क्लास पढ़ाया हूं तो कॉन्सेप्ट के क्लास में मैंने लगभग 10 के आसपास ऐप और पोर्टल के बारे में वहां पे डिस्कस किया है।
अलग अलग यूविन हो गया, अनमोल हो गया, सखी हो गया, राइज हो गया, है ना, ऐसे करके 10 ऐप के बारे में मैंने वहां पे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, समझाया है। तो अगर आपको जानकारी नहीं है तो इससे पहले वाले लेक्चर में जाइए, तो वहां पे मैं ऐप के बारे में प्रॉपर बता रखा है, कौन सा ऐप कब लॉन्च किया गया था, उसका उद्देश्य क्या है, उसका कार्य क्या है, किसके लिए है, कौन आशा वर्कर के लिए है, कौन आंगनवाड़ी वर्कर के लिए, कौन नर्स के लिए है, कौन डॉक्टर के लिए है, कौन टीकाकरण को अपडेट करने के लिए है ना, कौन जन्म जो आप बच्चे का जन्म होता है उसके अपडेट करने, सारी डिटेल मैंने, इसके साथ साथ कौन ट्रेनिंग के लिए, जो नर्सेज हैं, एएनएम है, जो भी स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी हुई स्वास्थ्य सेवा कर्मी हैं, उनकी जो है कि ट्रेनिंग प्रशिक्षण से रिलेटेड ऐप बहुत सारे हैं, उनकी शिफ्ट लगाने यानी ड्यूटी लगाने से संबंधित ऐप है, सबको मैंने डिटेल में 1 बाय 1 करके डिटेल में सबको वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है। उसी में से एक है क्या, अनमोल। अनमोल के बारे में भी मैंने आपको वहां पे डिस्कस किया था। डॉक्टर के लिए है नहीं, अनमोल किसके लिए है, एएनएम के लिए है। अनमोल किसके लिए है, एएनएम के लिए है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ई विन या ई विन इस तरीके से का मुख्य उद्देश्य क्या है, मरीजों का पंजीकरण, टीकाकरण का स्टॉक और तापमान निगरानी। देखो ई विन का इससे कोई लेना देना नहीं है ना, ठीक है। अस्पताल प्रबंधन, ई विन थोड़ा सा हो भी सकता है, चलो आगे देखते हैं। अस्पताल प्रबंधन, प्रसव पंजीकरण, प्रसव पंजीकरण की बात की जा रही है, हाँ यही है, सॉरी यही है। टीकों का स्टॉक और तापमान निगरानी, आरसीएच पोर्टल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, सड़क, भाई हेल्थ से संबंधित है, सड़क निर्माण यहाँ क्यों आएगा, है ना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य डेटाबेस के लिए, बैंकिंग के लिए नहीं, शिक्षा के लिए नहीं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन के लिए किया जाता है। HMIS का मुख्य कार्य क्या है, वेतन वितरण, स्वास्थ्य सेवाओं का डेटा संग्रह एवं रिपोर्टिंग करना, दवा निर्माण करना, परीक्षा आयोजन करना। तो इसका देखते हैं, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य सेवाओं का डेटा संग्रह एवं रिपोर्टिंग करना। ठीक है, नेक्स्ट आगे। कोविन पोर्टल जो है कि स्टार्ट हुआ था जब कोविड-19 आया था और उस समय लॉकडाउन लगा था, तो जब वहां पे टीकाकरण हुआ था, तो टीकाकरण के रजिस्ट्रेशन के लिए और वहां पे जो है कि सर्विस देने के लिए वहां पे इस चीज को लॉन्च किया गया था। सामान्य ओपीडी पंजीकरण है, कोविड-19 टीकाकरण प्रबंधन, कोविड-19 टीकाकरण प्रबंधन से संबंधित है ये पोर्टल। ठीक है, निक्षय पोर्टल किस रोग से संबंधित है, मलेरिया से, डेंगू से, क्षय रोगों से और पोलियो से, है ना। ये आपका संबंधित है क्षय रोग, टीबी से संबंधित है। किससे संबंधित है, टीबी से संबंधित है। चलिए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुफ्त शिक्षा, डिजिटल हेल्थ आईडी प्रदान करना, कृत्रिम सहायता। तो यहाँ पे बी होगा, बी जो है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर है, डिजिटल हेल्थ आईडी प्रदान करना। ठीक है, चलिए आगे। और शायद ये लास्ट प्रश्न है आज का। पोषण ट्रैकर ऐप है का उपयोग कौन करता है, पुलिस विभाग। देखो ये पोषण यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, खान पान यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित जो चीजें हैं, है ना, जो स्वास्थ्य से संबंधित चीजें हैं उससे रिलेटेड होगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे पुलिस विभाग से कोई लेना देना नहीं होगा, है ना, पुलिस विभाग से यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए बैंक कर्मी, रेलवे कर्मचारी नहीं। थोड़ा सा इजी प्रश्न है, और यहाँ पे थोड़ा सा अगर आंगनबाड़ी जैसे आशा कार्यकर्ता हो गया, एएनएम हो गया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो गया, इस तरीके से ऑप्शन होता, थोड़ा नजदीक होता, थोड़ा कंफ्यूजन होता, है ना। तो अगली बार जब प्रश्न बनाएंगे तो कोशिश करेंगे कि ऐसे जो ऑप्शन थोड़े से नजदीक हो, क्योंकि
हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की क्लास की बात करें तो ये 20 साल पे जो है कि ये 20 साल बाद, है ना, 20 साल बाद जो है कि ये परीक्षा हो रही है, तो उम्मीद है कि बहुत ज्यादा टफ प्रश्न नहीं आएंगे। हाँ, प्रश्नों की संख्या ज्यादा होगी। आज चूंकि ये सिलेबस भी नहीं दे रखा है, तो सिलेबस नहीं दे रखा है इसका मतलब ये हो गया कि बहुत ज्यादा बहुत टफ क्वेश्चन नहीं देगा, है ना। तो ठीक है, अब अगली बार से जब क्वेश्चन बनाएंगे तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो ऑप्शन हो वो थोड़ा नजदीकी हो, है ना। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। जो पहला मैंने टॉपिक आपको उठाया था, स्वास्थ्य की जो है कि स्वास्थ्य की जो है कि परिभाषा क्या है, पुनर्वास क्या होता है, फिर जो है कि वो समस्याएं का क्या होता है, स्वास्थ्य दल क्या होता है, जो है कि डिजिटल ऐप क्या होता है, वो पूरा कंटेंट मैंने आपको करा दिया, पूरा वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। साथ ही साथ उससे रिलेटेड लगभग 104, यहाँ पे देख लीजिए ये 104, पूरा 104 जो है कि प्रश्न मैंने उससे रिलेटेड करा दिया। ठीक है, उम्मीद है इससे ज्यादा जो है कि इधर उधर प्रश्न आपसे नहीं जाएगा। इसी में से आपका हो सकता है अगर इसमें का 2-3 क्वेश्चन मिला के एक ही क्वेश्चन बन जाए, वो अलग मुद्दा है ना, लेकिन होगा पक्का। ठीक है, तो इसके बाद जो हम लोग देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको बताऊंगा, तो नेक्स्ट क्लास जो मैं बताऊंगा तो वहां पे मैं सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य संरचना के बारे में बताएंगे। स्वास्थ्य संरचना के बारे में बताएंगे, है ना। और उसके बाद वहीं पे सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। ठीक है, उन योजनाओं की बात करेंगे, रोग से संबंधित, और बहुत सारे संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों को लेकर के भी बहुत सारी परियोजनाएं, बहुत सारे स्कीम्स जो है कि सरकार चलाती है ना। तो बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत सारी माताओं के लिए बहुत सारी जो है कि स्कीम्स जो है कि सरकार चलाती है। उन सारे स्कीम को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेन जो कोर है ना वो यही सब चीजें हैं। यही सब चीजें आपको जो है कि हेल्थ एजुकेशन में सीधे सीधे आपको आंसर क्वेश्चन प्रश्न जो है कि आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा जो है कि शेयर कीजिए। जो आप जो है कि कई हजार रुपए दे करके आपको जो है कि कोर्स मिलेगा, वो बहुत आसानी से यूट्यूब पे क्लास टुडे के ऐप पर और यूट्यूब पे दोनों चैनल पे आपको अवेलेबल है। तो इस आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।